नमस्कार दोस्तों, हमने हमारे इस चैनल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 9वें चैप्टर पर आ चुके हैं। 9वां चैप्टर है रेवेन्यू। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर हम आए हैं। 9वां चैप्टर जो है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर अवश्य पढ़ें और उसके बाद यहाँ पर आएँ तो और ज़्यादा बेहतर से आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो चैप्टर को शुरू करता हूँ। रेवेन्यू का अर्थ क्या होता है? जैसे कि आप ये मार्कर खरीदने गए, ये मार्कर की कॉस्ट है 10 रुपए। 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ता है प्रोड्यूसर और आपको कितने रुपए में दिया? ये 15 रुपए में आपको बेचता है। तो यहां पर रेवेन्यू क्या होगा उसके लिए? जो 5 रुपए उसने कमाए वो, या 10 रुपए जो उसकी कॉस्ट थी वो, या जो टोटल 15 रुपए है वो। तो क्या होगा आप बताइए, सोचिए। सही जवाब है 15 रुपए। 15 रुपए अर्थात जो भी प्रोड्यूसर को बेचने से, अपने कमोडिटीज को, गुड्स को बेचने से जो भी सेल रिसिप्ट्स या कहें मनी रिसिप्ट्स प्राप्त हो रही हैं। क्या कहा मैंने? सेल रिसिप्ट्स या मनी रिसिप्ट्स प्राप्त हो रही हैं, उसी को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू कहा जाता है। मतलब रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों जुड़े हुए होते हैं, दूसरी भाषा में कहूं तो। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वही चीज है, सेलिंग प्राइस को ही रेवेन्यू बोला जाता है। कोई चीज मार्केट में किस प्राइस पर बिक रही है, वही क्या है, उससे मिलने वाला जो अमाउंट है वो क्या है? रेवेन्यू। टोटल पैसा जो हमें सेल करने से मिल रहा है। हम उसमें बाइफरकेशन नहीं कर रहे कि हमारा कितना। रेवेन्यू का ही कुछ पार्ट प्रॉफिट होता है। अगर मैं कहूं तो रेवेन्यू का ही कुछ पार्ट कॉस्ट होता है और कुछ क्या होता है? प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब रेवेन्यू की डेफिनेशन पे आते हैं कि रेवेन्यू क्या है? सेल रिसिप्ट है, जिसको हम मनी रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, जो कि कहां से मिलता है? फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की सेल करने से आपको मिल रहा है। ये आई बात समझे? वही चीजें जो हमने डिस्कस की। इसके अंदर 3 टर्म्स हमें पढ़नी है, वो है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि मनी रिसिप्ट जो कि किसी फर्म को मिल रही है सेल करने से, अपने टोटल आउटपुट को, मतलब कि टोटल आउटपुट बेचने पर जो पैसा मिल रहा है, टोटल गुड्स बेचने पर जो पैसा मिल रहा है, वही क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। अर्थात टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है कि टोटल आउटपुट जो आपने बेचा मल्टीप्लाइड बाय जो प्राइस ऑफ आउटपुट। मतलब कि अगर आपने 10 मार्कर बेचे और एक मार्कर था 5 रुपए का, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। आई बात समझ में? यहां 5 क्या था? प्राइस। ये 10 रुपए क्या थे? क्वांटिटी। आउटपुट कहिए या क्वांटिटी कहिए, बात एक ही है। और यहां 50 रुपए क्या निकल के आ गए? दोनों को मल्टीप्लाई करने में टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आपको क्लियर है? आगे चलेंगे तो और समझ में आएगा, इनके ग्राफ्स भी आएंगे, रिलेशन आएगा टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का। तो यहां देखिए मार्जिनल रेवेन्यू की हमने बात की कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, तो बोले चेंज इन टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल हर चीज का क्या होता है? एडिशनली बताता है, या मार्जिनल जिस भी चीज का होता है उसका टोटल का चेंज ही बताता है। जैसे अगर रेवेन्यू का मार्जिनल निकाल रहे हैं, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू अगर निकाल रहे हैं ना, तो टोटल रेवेन्यू का जो चेंज है वही बता रहा होगा। ये तो सीधी सी बात है, सारे पिछले चैप्टर्स में हमने यही देखा है। जिस भी चीज का मार्जिनल होता है वो उसके टोटल का चेंज बताता है। ठीक है। फिर बोला कि व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। क्या बोल रहे हैं कि चेंज इन टीआर कब हो रहा है? एक यूनिट आउटपुट की जब हम एडिशनल सोल्ड कर रहे हैं, वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड, जब एक अतिरिक्त यूनिट अगर बाजार में बेची जा रही है तो उससे मिलने वाला जो हमारा रेवेन्यू, वही मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। ये वाला फॉर्मूला आपने पिछले सारे जो है हमारे चैप्टर्स अगर पढ़े होंगे उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम निकालते हैं। एम आर एन इक्वल्स टू टी आर एन माइनस वन। अगर आपने नहीं वॉच किए तो ज़रूर वॉच करिए पिछले लेक्चर्स, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये वाला फॉर्मूला हालांकि थोड़ा सा नया है। एम आर इक्वल्स टू चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये दूसरा फॉर्मूला है। ये तब लगता है जब एक यूनिट्स एक से नहीं बढ़ती। यहाँ 10 यूनिट से सीधे बता रहा है कि 15 यूनिट्स हो गई और टोटल रेवेन्यू 100 से बढ़कर कितना हो गया? 200 हो गया। इस केस में ये फार्मूला लगता है। ये फॉर्मूला क्या कहेगा कि चेंज इन टीआर लिखो, तो टोटल रेवेन्यू हमारा 100 से बढ़कर कितना हो गया? 200। मतलब कितने का चेंज है? चेंज कितने का है? 100 से 200 पर आने पर अंतर कितने का इन दोनों के बीच में? 100 का अंतर है। चेंज इन टीआर लिख दिया। अपॉन चेंज इन क्वांटिटी लिखो, तो यूनिट्स 10 से बढ़कर 15 हुई। कितना चेंज है इन दोनों के बीच में? 15 माइनस 10, 5। अब हमको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है।
तो ये जो चीज़ है, ये मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। ये कभी कभी काम करेगा, जब हमको यूज पड़ेगा इसका, जब यूनिट्स हमारी ज़्यादा बढ़ जाए, 1 से ना बढ़कर 15 से बढ़ रही हो, तो हमको पर यूनिट का निकालने के लिए फिर हम एवरेज कर देंगे। जितनी टोटल यूनिट्स होंगी, जैसे 5 यूनिट्स बढ़ी ना एडिशनल, तो हम 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ताकि एक एडिशनल यूनिट का ही हमको रेवेन्यू पता चल पाए, टोटल रेवेन्यू का इजाफा। क्योंकि मार्जिनल क्या होता है, एक यूनिट एडिशनल आपने जो सोल्ड की, उससे आपका टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं एवरेज रेवेन्यू के ऊपर। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, वही टोटल रेवेन्यू जो आपका है, उसमें पर यूनिट का कितना रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, टीआर डिवाइड बाय क्यू। ये देखिए फॉर्मूला भी लिखा है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टीआर डिवाइड बाय क्यू। मतलब पर यूनिट आपका कितना रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू तो मान लीजिए आपका 100 रुपए अगर है, और यूनिट्स आप सोल्ड कर रहे हो 20, तो एक यूनिट का कितना रेवेन्यू उसमें, तो 100 डिवाइड बाय 20 कर देंगे, आ जाएगा कितना, 5। तो एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया, 5। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ कमोडिटी। पर यूनिट आपको निकालना है, इसको ही प्राइस भी कहा जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है, प्राइस भी कहा जाता है। आप इसको नोट करिए, फिर इसका डेरिवेशन हम समझते हैं। तो देखिए ये डेरिवेशन आता है हमारे इसमें एग्जाम में, कि शो दैट एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। ये ठीक है, कई लोग रट लेते हैं, कैसे प्राइस के बराबर है, निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला लिख दोगे, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। फिर आप यहां पर लिखोगे टी आर इक्वल्स टू क्या है यहां पर, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये हमने देखा था। इस टी आर की वैल्यू को यहां पर लिख देते हैं कि टी आर की वैल्यू पी प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन ये क्वांटिटी। ये हमने कुछ भी नहीं किया, टी आर की वैल्यू लिख दी ऊपर। अब क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गया, क्या बच गया, केवल और केवल प्राइस। ठीक है, और सीधा मैंने जैसे आपको समझाया भी है एग्जाम्पल से, क्या कहा मैंने एग्जाम्पल में, कि टोटल रेवेन्यू आपका जो है 100 रुपए है। यूनिट्स आप कितनी बेच रहे हो, यूनिट्स आप बेच रहे हो 20 यूनिट्स। एक यूनिट कितने रुपए की है, वही तो एवरेज रेवेन्यू पूछ रहा है, कि पर यूनिट आपका कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो एक यूनिट कितने रुपए की बिक रही है, वही तो प्राइस होती है। मान लीजिए 10 मार्कर बेचने की, ये 10 मार्कर आपने 100 रुपए के बेचे, तो एक मार्कर कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ। यही तो प्राइस होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, 100 अपॉन 20। इस वाले एग्जाम्पल को अगर हम लेके चले तो कितना आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू, 5। यही पर कमोडिटी की हमारी प्राइस है, प्राइस इंटू यूनिट्स करोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। आई बात समझो, तो प्राइस कहो या एवरेज रेवेन्यू कहो, बात एक ही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए आप। आइए तो अब हम देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एक चीज होती है जो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से तो नहीं समझ में आएगी, आगे चल के हमारे चैप्टर्स में अपलोडेड रहेगी क्लास, तो मेरे चैनल पर जरूर देखें आप उसको, बेहतरी से समझने के लिए इसको। परफेक्ट कंपटीशन अभी के लिए अगर आपको समझना हो तो यही होता है परफेक्ट कंपटीशन, कि जहां पर प्राइस आपकी कांस्टेंट रहे। प्राइस क्या रहती है, ऐसा मार्केट होता है जहां प्राइस कांस्टेंट होती है। डिटेल्ड हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ जाइए। तो हम यहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, एक में प्राइस कांस्टेंट होती है जो कि परफेक्ट कंपटीशन है, बाकी 2 जो होते हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, इनमें हमारी प्राइस कांस्टेंट नहीं होती है। तो उनको हम अलग करके पढ़ेंगे इन दोनों को, और अभी हम परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं जहां प्राइस कांस्टेंट होती है। प्राइस और एआर दोनों एक ही होता है, हमने जैसे समझा। यहाँ पे 10 मान के चलता हूँ मैं, प्राइस अर्थात एआर हमारा 10 है। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि कांस्टेंट है प्राइस, यूनिट्स बढ़ने घटने पर यूनिट जो आपकी रेट है, वो एआर को रेट भी कहते हैं, एक वस्तु की जो कीमत है वही रेट। तो कितनी भी यूनिट्स बेचो, पर यूनिट आपका उतना ही रुपए लग रहा है, एक यूनिट की रेट बता रहा है यहाँ पर। इनटू क्वांटिटी से करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 40 50। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू कुछ भी नहीं होता, इसका एडिशन होता है। तो 0 से 10 पर यहाँ 10 का एडिशन हुआ होगा, यहाँ पर भी कितने का एडिशन हुआ है, 10 का, यहाँ पर भी कितने का, 10 का, यहाँ पर भी कितने का, 10 का, यहाँ पर भी कितने का एडिशन हुआ है, 10 का। तो देखने वाली बात ये, अगर प्राइस कांस्टेंट है हमारी, क्या है ये कांस्टेंट है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ना सिर्फ कांस्टेंट होता है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाता है किसके, एवरेज रेवेन्यू के। एवरेज रेवेन्यू कहें या प्राइस कहें, बात तो एक ही है। यहां पर अगर हमने इसको 10 रख के देखा तो ये अपने आप 10 निकल कर आ गया। ठीक है,
इससे हमारी रिलेशन निकल के आई कि एम आर इज सिंपली, एम आर क्या है, केवल इसका एडिशन है, ठीक है, सिंपली एडिशन टू ए आर व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। एम आर की डेफिनेशन फिर से बता रहे हैं, हमने तो ये डिस्कस कर ही ली है। फिर लिख रहा है प्राइस स्लैश ए आर इज कॉन्स्टेंट, अगर ए आर कॉन्स्टेंट है तो एम आर भी कॉन्स्टेंट होगा। आई बात समझ में? तो ये अगर कॉन्स्टेंट था और दोनों सेम भी होंगे, ये लिखा नहीं है। अगर जो है परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करके चले, वहां की अगर बात अगर आती है ना, तो कभी भी तो क्या कहोगे, इन परफेक्ट कंपटीशन ए आर इक्वल्स टू एम आर। फिर ये क्या लिख रहा है, कांस्टेंट एम आर का मतलब होता है कांस्टेंट इंक्रीज इन टी आर। ये कैसे समझ में आएगा, ग्राफ से समझ में आएगा। तो आइए दो ग्राफ बनाते हैं हम। ये हमारा नीचे होगा आउटपुट और यहां पे होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का ग्राफ कहां से पकड़ में आएगा हमारे, यहां से। ये किसका होगा, मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ से रिलेट करेगा ये आउटपुट। कौन सा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, जहां प्राइस क्या है हमारी, कांस्टेंट है, 10 रुपए प्राइस कांस्टेंट, और 10 रुपए पे हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर है। आई बात समझ में? ये परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा ही ग्राफ बनेगा जहां पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे, अर्थात प्राइस भी यही होगी, और प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो बात एक ही हो गई। तो जहां पर कांस्टेंट है, ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो यहां पर अगर ये कांस्टेंट है ना, तो हमारा जो टीआर है वो भी बढ़ेगा, पर किस रेट से, कांस्टेंट, ऊपर नीचे नहीं होगा, सिंपल एक स्टैंडर्ड रेट से बढ़ेगा। ये आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ऊपर की ओर, हर बार 10-10 का इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इनका रिलेशन यही बता रहा है कि कांस्टेंट एमआर इंप्लाइज कांस्टेंट इंक्रीज इन टीआर। तो ये रिलेशन हो गया टीआर और एमआर के बीच में, या एमआर और एआर के बीच में, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उस केस में क्या सिचुएशन बनती है। अब हम इसके बाद देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली। इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम चलते हैं मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। पहले हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन जहां पर प्राइस कांस्टेंट रहती थी। अब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में हम ये देखेंगे कि प्राइस रिड्यूस होती जाती है। जनरली हम भी और आप मार्केट में जब भी जाएं तो ज़्यादा कमोडिटीज जब भी परचेज करते हैं तो पर यूनिट प्राइस हम रिड्यूस करवा लेते हैं प्रोड्यूसर से या दुकानदार से, ये कह करके कि ज़्यादा खरीद रहे हैं तो कितने में लगाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो, वहां पर भी यही चीज चलती है, क्योंकि असल जीवन में परफेक्ट कंपटीशन तो बहुत ही रेयर है देखने को जो मिलता हो। तो आइए देखते हैं, जहां पे प्राइस कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस करते जा रहे हैं, प्राइस अर्थात की एवरेज रेवेन्यू जिसको हम रिड्यूस करते जा रहे हैं। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 9 से घटकर 8। तो ऐसा करने पर हमें ये देखने को मिलता है कि टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, उसके बाद रिड्यूस होने लग गया। तो ये देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू कुछ भी नहीं होता है, इसका एडिशन ही बताता है कि टोटल रेवेन्यू में कितना इजाफा हो रहा है। तो यहाँ 8 का इजाफा देखने को मिला, यहाँ 6 का इजाफा देखने को मिला, यहाँ कोई भी इजाफा देखने को नहीं मिला। मतलब कि इससे ये समझ में आया, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये भी आता है क्वेश्चन, क्या मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, जब आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होता जाए, अर्थात प्राइस इतनी रिड्यूस हो गई है कि उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने में पहले वाले रेवेन्यू जितना भी नहीं आ पा रहा। जैसे 20, मतलब पहले 24 था, अब 20 हो गया, मतलब कि पहले से ज्यादा यूनिट्स आप बेच रहे हो, पर प्राइस आपने इतनी घटा दी कि आपका मार्जिन रेवेन्यू क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो प्राइस इतनी रिड्यूस अगर हो जाएगी ना एक स्टेज में बहुत ज्यादा, तो उस केस में मार्जिन रेवेन्यू 0 भी हो गई होगा और नेगेटिव भी पक्का हो जाएगा। तो आइए इस चीज की यहाँ पर रिलेशन बताते हैं। देखिए, जब मार्जिन रेवेन्यू और अर्थात एवरेज रेवेन्यू दोनों ही यहाँ पर देखिए डिक्रीज होते जा रहे हैं, प्राइस भी हम अगर रिड्यूस करते जा रहे हैं ना, तो मार्जिन रेवेन्यू भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो एआर अर्थात प्राइस ये रिड्यूस होती जा रही है लगातार, और मार्जिनल रेवेन्यू जो कि टोटल रेवेन्यू का ही एडिशन बताता है, ये भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रहा है। इसका डिक्रीज होना ये बताता है, यहां तक 0 से पहले तक जहां तक डिक्रीज हो रहा है, कि टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है, पर बढ़ने की रेट कैसी होगी, डिक्रीजिंग रेट होगी। डिक्रीजिंग रेट होगी मतलब टीआर इंक्रीजिंग है पर इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 पे आ जाएगा, मतलब वहां पर टोटल रेवेन्यू में कोई इजाफा देखने को नहीं मिलेगा, टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 24। फिर उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव हो जाता है, उस केस में टोटल रेवेन्यू क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है।
और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ज्यादा डाउनवर्ड होता है, ज्यादा डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है, किससे? एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू से। हमने पिछले सारे चैप्टर्स में भी ये देखा है कि मार्जिनल जिसका भी होता है उसके एवरेज से लीड करता है, मतलब कि अगर ये रिड्यूस हो रहा होगा तो इससे ज्यादा लेस में होगा। आई बात समझ में? हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ रिड्यूस ही हो रहे हैं तो ये इससे कम में है। ठीक है, ये दोनों के केस में मैंने कॉमन बना के दिखाया आपको, चाहे मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो। और एक चीज जो दोनों के बीच में डिफरेंस है कि एवरेज रेवेन्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वही हम देख ही रहे हैं। और जब ये नेगेटिव है अर्थात ये दर्शा रहा है कि टोटल रेवेन्यू हमारा डिमिनिश हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? अब हम इनका रिलेशन आइए हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर। हालांकि हमने सब कुछ समझा हुआ है। जैसे पहला वाला क्या कह रहा है, टीआर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट देन एमआर शुड बी कांस्टेंट। मतलब अगर टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना, मतलब इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि एमआर कांस्टेंट होगा। जैसे ये वाला नहीं समझा था हमने, ये एमआर कर्व अगर कांस्टेंट है, ये परफेक्ट कंपटीशन के केस में होता तो टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। ये टीआर हो गया आपका, और ये एमआर जो एआर के बराबर होता था और कांस्टेंट होता था। तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन के लिए पहला वाला पॉइंट। किसके लिए? परफेक्ट कंपटीशन के लिए। ठीक है, अब यहां से हम पढ़ेंगे जो 3 पॉइंट हो गए ना, ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के लिए होंगे। किस किस के लिए? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन। तो क्या कह रहा है, टीआर इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से। कौन सी रेट? डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग। बढ़ेगा तो, पर बढ़ने की रेट कैसी होगी? डिक्रीजिंग रेट होगी। ये क्या दर्शा रहा है कि एमआर क्या होगा? डिमिनिशिंग। एमआर डिक्रीजिंग होगा। ये हमने देखा था ना कर्व, एमआर का कर्व डिक्रीजिंग था। इसका मतलब हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो जब तक पॉजिटिव है तब तक तो बढ़ रहा है, पर बढ़ने की रेट कैसी थी? मैंने कहा था टोटल रेवेन्यू कर्व की डिक्रीजिंग रेट। फिर हमने कहा था कि व्हेन टीआर कर्व इज मैक्सिमम, जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर यहां पहुंचेगा उस समय पर एमआर कर्व क्या होगा? जीरो होगा। एमआर कर्व क्या होगा उस समय पर? जीरो। एमआर इज जीरो, ये हमने देखा। और फिर क्या लिखा है? टीआर इज डिक्रीजिंग। टीआर घटने लग जाता है जब एमआर नेगेटिव हो जाए। एमआर नेगेटिव हो गया ना इस पोजीशन पे तो डिक्रीज होने लग जाता है। ये एमआर कर्व है और ये टीआर कर्व है। ये एमआर कर्व क्या बताता है? इसके बढ़ने और घटने की दर बताता है। आई बात समझ में? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर। इसको याद कर लें, और वो जो ग्राफ इसके पहले बनवाया हुआ था यहाँ दोनों, वो बना जरूर लें। वो ग्राफ भी याद रहेगा तो ये सारी चीजें लिखी हुई याद आ जाएंगी। फिर एआर और एमआर के बीच की रिलेशन है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ डिस्कस्ड ही है। ये लिखा है कि एआर इज कांस्टेंट। जब एआर कांस्टेंट होता है उस केस में एआर एमआर इक्वल होते हैं, एआर इक्वल्स टू एमआर होता है। ये कब होता है? परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो ये वाला परफेक्ट कंपटीशन पे लगता है, बाकी दोनों किस पे लगते हैं? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक पे। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के केस में क्या कह रहा है? एआर इज डिक्रीजिंग, एमआर शुड बी डिक्रीजिंग फास्टर देन एआर। मतलब एआर डिक्रीज हो रहा है, ये एआर हो गया, पर एमआर डिक्रीज होगा इससे ज्यादा फास्टर, मतलब इसके नीचे होगा। कहने का मतलब क्या है? एमआर कर्व क्या होगा? इसके नीचे होगा, इसके नीचे। किसके नीचे होगा? एआर कर्व के नीचे होगा। ये लिखा है एआर इज डिक्रीजिंग, एमआर शुड बी डिक्रीजिंग फास्टर देन आपका एआर। फिर लिखा है एमआर कैन बी नेगेटिव बट एआर कैन नॉट बी नेगेटिव। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, एआर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो रिलेशंस थी जो हमने पढ़ी समझी। अब आप ये देखिए कि ये जो फर्म्स प्राइस लाइन होती है, या फिर मैं कहूं जो डिमांड कर्व होता है, वो क्या होता है? डिमांड कर्व क्या होता है आपका? ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है ना, ये जो ये था एवरेज रेवेन्यू कर्व, इसी को डिमांड कर्व भी कहा जाता है, या फर्म्स प्राइस लाइन भी कहा जाता है। क्योंकि डिमांड कर्व क्या दर्शा रहा है, या एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या दर्शा रहा है? यहां पर भी एक तरफ तो आउटपुट है और एक तरफ प्राइस है। तो प्राइस और आउटपुट के बीच में, आउटपुट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी भी क्या? जो बेची, मतलब जो डिमांड की होगी दूसरे ने। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिलेशन ही डिमांड कर्व होता है। यहां पर एआर कर्व भी क्या बता रहा है? एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन बताता है उसी को तो डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो एआर कर्व भी क्या है? डिमांड कर्व भी कहला जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया। अब कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स की है। ये अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो आपको देखना है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर, ये उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। वहां पर ये चीजें काफी डिटेल में आपको देखने को मिलेंगी। अभी बस 2 मिनट के लिए आप थोड़ा बहुत जितना समझ पाए उतना समझने की कोशिश करिए।
देखिए जैसे 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, एक होता है, पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं, क्या परफेक्ट कंपटीशन। उस केस में आपका जो डिमांड कर्व या एआर कर्व कैसा बनता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एआर इक्वल्स टू एमआर, ठीक है। मतलब ये दर्शा रहा है कि यहां इलास्टिसिटी फुल है, फुल इलास्टिसिटी है, ठीक है। किस केस में, परफेक्ट कंपटीशन के केस में। पहला वाला केस कवर हो गया, ठीक है। दूसरा वाला केस किसका है, मोनोपोली का है। तो इसमें हमने देखा प्राइस कंटिन्यूअसली रिड्यूस होती जाती है, इसलिए एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोप्ड है और एमआर कर्व आपका यहां नीचे जा रहा है। यहां नीचे वाली केस को अगर ना भी लेके चले तो ये इसके नीचे ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, एमआर रिड्यूस होता है फास्टर देन एआर, तो एआर कर्व ऊपर होगा, ठीक है। ये आया समझ में, उसमें और कुछ भी नया नहीं। फिर आते हैं मोनोपोलिस्टिक के ऊपर, तीसरा केस। मोनोपोलिस्टिक के केस में भी सेम कंडीशन होती है, बस थोड़ा सा अंतर है, समझने वाला है अंतर बड़ा, ध्यान दीजिएगा। इस केस में क्या होता है, मोनोपोली केस में सेलर जो होता है एक ही होता है, सिंगल सेलर। जो सिंगल सेलर होता है ना, तो उसी का चलता है, उसी की मार्केट में चलती, मतलब वो प्राइस बढ़ाए घटाए ना, तो दूसरा आदमी तो है नहीं हमारे पास जाने के लिए, तो हम ज्यादा क्वांटिटी को बढ़ाते घटाते नहीं उसके हिसाब से। भाई हमारी जरूरत हल्की कम कर सकते हैं, पर दूसरे के पास तो जा नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा प्राइस। पर मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, कई सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हालांकि अलग होते हैं, वो एकदम सेम प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, पर हमारे पास कहीं ना कहीं ऑप्शन तो अवेलेबल है, सेलर सिंगल नहीं होता, सेलर कई सारे होते हैं। तो इस केस में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, और मैंने कहा था जब इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा था, जहां इलास्टिसिटी ज्यादा हो, मान लीजिए इतनी भी नहीं तो इतनी तो होती है, ये आपका एवरेज, देखिए ये कर्व स्टीपर है, ज्यादा खड़ी चढ़ाई, यहां पे फ्लैटर कर्व है। जहां इलास्टिसिटी ज्यादा हो, मतलब प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड पर ज्यादा असर पड़ता हो या आउटपुट पर ज्यादा असर पड़ता हो। क्यों आउटपुट पर ज्यादा असर पड़ रहा है फर्म के, क्योंकि दूसरी फर्म भी है मार्केट में, अगर आप प्राइस बढ़ा घटा दोगे तो हो सकता है आपसे बिल्कुल ना खरीदे, दूसरे से खरीदने लग जाए, मतलब यहाँ प्राइस से इफेक्ट पड़ रहा है। जहां प्राइस से इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा, उसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो यहां देखिए फ्लैटर बन रहा है, और दूसरा वाला मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी फ्लैटर बनेगा। इन दोनों में डिफरेंस केवल क्या है, इलास्टिसिटी का। यहां इलास्टिसिटी कम है, इलास्टिसिटी लेस, ठीक है। यहां इलास्टिसिटी क्या है, मोर, इलास्टिसिटी ज्यादा है। और यहां तो इनफाइनाइट है, मतलब यहां तो भैया इतने सारे वो है, सेलर्स अवेलेबल हैं, एक ही प्राइस फिक्स है कि आप 0.1 का भी डिफरेंस रखोगे तो आपसे नहीं खरीदेगा कोई। तो यहाँ इलास्टिसिटी फुल है परफेक्ट कंपटीशन में, यहाँ इलास्टिसिटी कम है, इसलिए स्टीपर कर्व है। यहाँ वाला कर्व इससे रिलेट कर रहा है, देखिए फ्लैटर है, इसके करीब ये है, क्योंकि यहाँ भी इलास्टिसिटी ज्यादा है, फुल तो नहीं है। तो यहां पर हमने देखा अलग अलग मार्केट में एवरेज रेवेन्यू कर्व अर्थात डिमांड कर्व, जो क्वांटिटी और प्राइस के बीच की रिलेशन बताता है। क्या बताता है, क्वांटिटी या आउटपुट और प्राइस के बीच की रिलेशन, की प्राइस जब बढ़ेगी घटेगी या कांस्टेंट रहेगी तो आउटपुट उस समय पर क्या रहेगा, ये हमने देखा। इसी के साथ हमारा रेवेन्यू चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर अर्थात चैप्टर 10 इसी चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और आपकी लगन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। थैंक यू दोस्तों।